नाजरीन, आपको रुपया पैसा में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है महंगाई। महंगाई यूं ही आया रमज़ान आ गई महंगाई। साथ ही साथ लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। रमज़ान आता है तो ज़्यादा परेशानी इस बात की नहीं होती कि किस तरह से फ़राइज़ को अंजाम दिया जाएगा, बल्कि ज़्यादा परेशानी ये होती है कि अब इस महंगाई का बोझ बर्दाश्त कैसे करेंगे। इस जुर्म के अंदर, मैं कहूँगा कीमतें बढ़ाने के जुर्म के अंदर तमाम लोग शामिल हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, नीचे से लेकर ऊपर तक, फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द लैडर, हर आदमी महंगाई के अंदर और महंगाई बढ़ाने के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा होता है। सारिफ को भी मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा। सारिफ भी बेचारा महंगी कीमतों के ऊपर मिलती चीज़ को खामोशी से ले लेता है, इसके बजाय कि वो भी आवाज़ बुलंद करे और कहे ये मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये चीज़ कल इतने की थी, आज तुमने इसके दाम बढ़ा दिए, लेकिन वो भी खामोशी से ले लेता है। दुकानदार भी कहता है पीछे से महंगा मिलता है। पता नहीं ये पीछे वेयर द बक स्टॉप्स, कुछ समझ नहीं। क्योंकि मेन एम ये है कि जब आप कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले इंक्वायर ये करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसकी इंक्रीज़ इन प्राइस है वो क्यों हुई, लेकिन किसी के पास कोई जवाज़ नहीं होता। जवाज़ इस तरह के अजीब व गरीब किस्म के जवाज़ आपको दिए जाते हैं कि आपके कानों से धुआं निकले, लेकिन मजबूरी क्या है कि हमने खाना भी, और सारे साल का खाना हमने इसी महीने में खाना है। खैर, मैं इस बारे में कुछ तरगीब नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि बराह रास्त इस मौजू के ऊपर जो है ना ये बात हो सके कि अब इस निज़ाम के अंदर इस्लाह कैसे लाई जा सकती है। मेरे साथ आज मेहमान मौजूद होंगे। जनाब कौकब इकबाल साहब कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, और हमने कोशिश की थी कि हम प्राइस कंट्रोल की रेफरेंस से किसी सरकारी नुमाइंदे को भी बुलाते, लेकिन अफसोस के साथ पता नहीं क्या वजह हुई, या वो हमारे प्रोग्राम में आ नहीं सके या वो आना नहीं चाहते थे। मैं इसके बारे में कोई जो है वो हतमी बात नहीं करता। मोहम्मद अली साहब एडिशनल कमिश्नर हैं, उनको हमने मदऊ करने की कोशिश की थी, क्योंकि प्राइस कंट्रोल मेरे ख्याल से उनके अंडर में आता है, ताहम वो प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ शरीक ना हो सके। अभी भी मौका मौजूद है उनके पास, चाहें तो उनको टेलीफोन लाइन के ज़रिए हम प्रोग्राम में ले लेंगे, लेकिन उनको आना चाहिए था ताकि अवाम के मसाइल का हल निकल सके। कौकब इकबाल साहब, मेन एम यही होता है, रमज़ान के अंदर हर शख्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता है और उसको लगता है कि इसी महीने के अंदर ही मैंने सारा कारोबार करना है। सारिफ बेचारा मजबूर भी है, कुछ मैं उसे जुर्म के अंदर हिस्सेदार भी कहूँगा कि वो बग़ैर आवाज़ उठाए चुपचाप चीज़ें ले भी लेता है। मुझे ये बताएं, ये हर साल हम लोग आके कोसते हैं, निज़ाम को कोसते हैं कि जी हमारे कौम के लोग कैसे हैं, महंगी कर देते हैं चीज़ें, लेकिन फिर हर साल वही चीज़ दोहराते हैं। वाई नासिर, देखें अब इंशाल्लाह कल या परसों जो है रमज़ान शरीफ एक मुबारक और सादत महीना जो है वो शुरू हो जाएगा, और यकीनन लोग जो है इसकी तैयारी कई दिनों से कर रहे हैं। हमारे सार्फिन, हमारे तमाम उसके लिए कि हम मजहबी जो रसूमात हैं वो उसमें अदा करेंगे, मगर हमारा जो मुनाफा खो ताजर है ये कोई 6 महीने पहले से जो है वो तैयारी शुरू कर देता है, और इसको ये पता है कि ये हमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी है, किस तरह कीमतें बढ़ानी है, किस तरह कमिश्नर की मीटिंग में जाके जो है पहले से जो कीमतें बढ़ाएंगे, फिर उसमें जाके कोई रुपया 2 रुपये कम करेंगे। तो ये एक सिस्टम इन्होंने पहले से भाई जब आप उनका गिरेबान पकड़ते हैं वो तो कहते हैं हम आम आदमी हैं, हमें पीछे से महंगा मिल रहा है। आप ये बताएं, वो कहते हैं हम आम आदमी हैं, हम पे क्यों बोझ डाल रहे हो इस चीज़ का? नहीं नासिर, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे जो है जो सिस्टम नज़र आ रहा है अली, वो सिस्टम उन्होंने अपना डेवलप किया हुआ, वो पीछे और आगे की बातें नहीं हैं। सबको वहाँ पे बुलाया जाता है, वो जो होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, और ये नहीं कि कोई एक वो सिर्फ सब्ज़ी वाला आएगा, फ्रूट वाला आ गया, किरियाना वाले आ गए, मगर जो मैकेनिज़्म है उस मैकेनिज़्म की मैं बात करता चलूँ कि वो मैकेनिज़्म मुझे जो है समझ में नहीं आया कि उन्हीं से रेट लिए जाते हैं और उन्हीं के दरमियान में बैठ के वो उस कमिश्नर ऑफिस में जो है वो तय किए जाते हैं कि हाँ भाई ये रुपया 2 रुपये इसमें कम कर लिया जाए, गोश्त में इतने पैसे कम कर लिए जाए, ये हमारे सार्फिन को वो जो है रिलीफ देना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो गवर्नमेंट है उसने 1 अरब 73 करोड़ रुपए की जो है वो सब्सिडी दी यूटिलिटी स्टोर्स पे, तो उसका भी जो मैं समझता हूँ वो ये निज़ाम जो है ये फेल हो चुका है। वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए था, उन्होंने भी जल्दबाजी में जाते जाते शायद कोई इसको ब्रीफिंग पूरी तरह नहीं ली कि ये यूटिलिटी स्टोर्स जहाँ पे अब लोग आवाम जाना नहीं चाहती, उनको वो ये पता है कि ये जो सब्सिडी दी जा रही है ये इन्हीं अफसरान और इन्हीं के जो
स्टोर्स के लोग मुलाजमिन हैं, इन्हीं के उसमें चली जाएगी। और ये यहाँ पे हैं कितने, ये सबसे बड़ी बात यह है कि आबादी कितनी, रमज़ान पैकेज जो दिया गया, रमज़ान पैकेज का जो है वो आप ये देखिए कि रमज़ान पैकेज के नाम पे जो है वो लोगों को और कौमी ख़जाने से वो सब्सिडी दी जाती है सारिफिन के लिए। ये 5000 समथिंग कुछ जो यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स हैं, और आबादी का आप तनासब देख लें कि पूरे पाकिस्तान की आबादी क्या है। तो ये एक बड़ा अलमिया है हमारी वफाकी हुकूमत का, हमारी सूबाई हुकूमतों का, और हमारा जो ये कमिश्नर निज़ाम है जो जिसको चलाना चाहता है महंगाई को कंट्रोल। हम सब वी आर ऑल कंज्यूमर्स। अगर चीफ मिनिस्टर है, मेयर का इस पर कोई इख्तियार नहीं होता, वैसे ही पूछ रहा हूं, मेयर का इख्तियार नहीं होता। हमारे प्रोग्राम देखिए मेयर का पूरे पाकिस्तान के लोग देख रहे होंगे, वो यही कहेंगे जनाब बल्दियाती हुकूमत का भी इसके ऊपर कोई इख्तियार होना चाहिए। नहीं, क्योंकि प्राइस कंट्रोल करने की जिम्मेदारी कमिश्नर की है, इस पे मेयर का कोई इख्तियार नहीं है। मेयर का इख्तियार इन चीज़ों पे नहीं है। हाँ, अडल्ट्रेशन जो KMC का उनका डिपार्टमेंट है, वो भी अब सिंध फूड अथॉरिटी और पंजाब फूड अथॉरिटी काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका भी अब प्रीव्यू नहीं रहा, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद ये नए डिपार्टमेंट बने, और पंजाब में तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने काम शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे वो हिकमत अमली तय हो रही है, और ये इसके बाद जो है वो कोई ना कोई एक्शन। मगर मैंने आपसे दो नुकात के ऊपर बड़ी अहम गुफ्तगू करनी है। बात यह है कि सबसे पहले तो आप मुझे एक्सप्लेन करें, जब भी किसी वेंडर से कहते हैं, किसी बिजनेस से, होलसेलर से, कि जनाब आपने चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी, तो वो कहता है जी ये तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड होती है। तो आप मुझे बताएं कि हम तो दूध पैदा करने वाला चौथा दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, तो हमारे यहाँ दूध इतना महंगा क्यों मिलता है? फिर हम कहते हैं हम आटा पैदावार करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, दावे करते हैं ना, तो फिर आटा इतना महंगा क्यों है? कहते हैं कि जनाबे वाला चावल हमारे यहाँ बेहतरीन प्रोड्यूस होता है, हमारे यहाँ सरप्लस होता है, चावल हमारे यहाँ महंगा क्यों है? फल फ्रूट के अंदर कहते हैं हमारे पास दुनिया की, वैसे तो इस तरह के दावे करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए, लेकिन आपके ताजिर बिरादरी के लोग तो मेरे ख्याल से आंखें और कान बंद करके दावे कर रहे होते हैं कि जी हमारे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। मैं ये पूछना चाहता हूं कौकब साहब, अगर हर चीज़ वाफिर मिकदार में मौजूद है तो इसका मतलब सप्लाई तो मौजूद है, फिर कीमत क्यों ज़्यादा है? ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मार्केट से चीज़ों को गायब कर देना, ये क्राइम मार्केट से, ये एक बहुत बड़ा, ये इतना बड़ा क्राइम है कि मैं समझता हूँ। देखिए, प्रॉफिटिंग होल्डिंग का एक वो कानून मौजूद है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, इनके गोदामों को चेक नहीं किया जाता, इनके जो अभी आप जो फ्रूट्स के लिए जो इन्होंने आइस स्टोर्स में फ्रूट रखा हुआ है, इसको जो है वो चेक नहीं किया जाता कि अभी पहले से केला कहाँ से गायब हो गया, अभी जो है ये मौसमी जो ये है वो फल वो कहाँ से गायब हो गए। सिर्फ आपको छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ, फिर आने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये क्या वजह है कि मौसम के फल भी नहीं मिलते और बेमौसम के फल भी मिल जाते हैं अगर कीमत ज़्यादा हो तो। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस प्राइस मैनिपुलेशन? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर ये ताजिरों के, सनतकारों के, सरमायाकारों के, इंटेलेक्चुअल्स के बयानात दुरुस्त हैं और वो जनाब बुलंदो बांग दावे करते हैं कि पाकिस्तान के पास किसी तरह के भी वसाइल की कमी नहीं है, हम फल फ्रूट बनाने वाला चौथे नंबर का मुल्क, दूध पैदावार करने वाला 5वां मुल्क, आटा बनाने वाला 5वां मुल्क, पता नहीं चावल पैदावार करने वाला कौन सा मुल्क, ये इतने सारे हम दावे कर देते हैं। ताहम अगर हम अपनी मार्केटों की जानिब एक नज़र दौड़ाएं तो हमें पता लगेगा कि आम अशिया खुर्दनोश और फल फ्रूट और सब्जियों की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि वो आम आदमी के रसाई में नहीं है। जब गोरे भी आते हैं तो उनके कानों से भी धुएं निकलते हैं कि आखिर आपके मुल्क के अंदर ये चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं और आप ही इन्हें महंगा बेच रहे हैं। ड्राई फ्रूट के बारे में तो पूछे ना, इस दफ़ा गर्मियों की हम बात कर रहे हैं तो रमज़ान के अंदर उसके मुतालिक मैं बात नहीं करना चाहता। सारे दुनिया में चर्चा करते फिरते हैं हमारा ड्राई फ्रूट बड़ा अच्छा होता है, और ड्राई फ्रूट जितना महंगा पाकिस्तान के अंदर है इतना महंगा शायद आपको अड़ोस पड़ोस के किसी मुल्क में ना मिले। ये लोग कहते हैं, ये ऑब्जर्वर्स कहते हैं, ये वो लोग कहते हैं जो हमारे मुल्क को विजिट करते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। कौकब इकबाल साहब, मुझे ज़रा ये समझाइएगा, आप बता रहे थे कि होर्डिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए जो है बेसिक प्रॉब्लम अराइज़ करता है,
तो ये होर्डर्स के बारे में क्या किसी को पता नहीं है? क्या ये किसी और सैयारे पे रहते हैं या क्या किसी खलाई मखलूक के साथ ये काम करते हैं जो इनके मुतालिक किसी को कोई इल्म नहीं है? आई वॉन्ट टू नो। अली, ये इतने बासर हैं क्योंकि आपको पता है यही असम्बलियों में बैठे हुए वो लोग हैं, चाहे वो आपको मालूम है कि चीनी के जो ताजर हैं या शुगर मिल्स के जो मालकान हैं या जो गंदम के जो जिनकी बड़े बड़े गोदाम हैं उनमें गंदम रखी हुई। आपने कहा कि आटे की, आटा इतना सस्ता हो जाए अगर वो पूरे जो हमारी फसल आती है, बजाय यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर होर्डिंग करने से यहाँ पे वो सस्ता हो सकता है। चीनी, आपको पता है कि चीनी मैं समझता हूँ कि अगर तरीके से वो की जाए तो आज जो 55 रुपये किलो की वो जो रेट है उसको 30 रुपये और 35 रुपये किलो पे होना चाहिए। मगर आपको यहाँ पे ये है कि जब वो हज़ारों टन चीनी, इतने बड़े बड़े गोदाम है कि आप शायद कभी मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आपका चैनल जो है और जाने की इजाज़त भी वो अंदर देते हैं कि नहीं देते, कि उनके गोदाम देखें, उनके गोदामों को देख के आपको छत तक लबरेज बिल्कुल ऐसे स्टेकिंग की होती है लबालब कि आप ताजुब करेंगे कि यार ये हज़ारों टन जो चीनी है ये किसकी है? ये जो गंदम की पूरी जहाँ पे बोरियां रखी हुई हैं ये किसकी हैं? ये जो फ्रूट जो सब्जी मार्केट में बड़े बड़े आपको स्टोर हैं, कोल्ड स्टोरेज, ये किसके हैं? ये उन लोगों के हैं जो हमारे ऊपर हमारे हुक्मरान बने बैठ रहे हैं, हमारे असम्बलियों में हमारे नुमाइंदे हैं। ये किसी गरीब आदमी का नहीं है, किसी एक सारिफ का स्टोर नजर नहीं आता। कोई वो सरमायादार वो लोग हैं जो कि इन्होंने अपने एक आपको बताया कि अगर वो 5 रुपए किलो पे चीनी बढ़ा दें, 2 रुपए किलो पे चीनी बढ़ा दें, तो रातों रात उनके खजाने में करोड़ों रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। तो सिर्फ रखे इनको कब रोकेंगे? हर साल हम इसी तरह रमजान के मुतालिक प्रोग्राम करते हैं, रोना गाना करते हैं, शोर मचाते हैं, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्यों सब लोगों के कान बंद हैं? अली, कान उन्हीं के बंद हैं जो इस हुकूमत का हिस्सा है, कान उन्हीं के बंद हैं जो वो कुछ करना नहीं चाहते, वो देखना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि वो जो है उनकी जो करोड़ों पे जो आज रेट बढ़ाने से उनके अकाउंट्स में आते हैं उसमें कोई कमी वाक़ हो जाए। तो ये एक आम सारिफ उसका एक्शन नहीं ले सकता। एक आम जो है कंज्यूमर या कंज्यूमर एसोसिएशन उस पर एक्शन नहीं ले सकती। हम एक जो है वो प्रेशर ग्रुप है, हम एक बात करते हैं। इस मुल्क के अंदर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये चीज़ रिवील नहीं की जाती कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन एडिबल ऑयल्स यानी कि खुर्दनी तेल है। हम अपने मुल्क के अंदर पकाने का तेल तक पैदावार नहीं कर पाए। हम खुद को जौहरी कुव्वत कहते हैं, माजरत के साथ, वो भी हम मलेशिया, इंडोनेशिया और दूसरे ममालिक से मंगाते हैं। आप इसके बारे में भी तो बताएं कि ये इतना बड़ा चैलेंज है। आपके साइंसदान चले गए थर में कोयला निकालने के लिए, उनको अभी तक ये नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर एडिबल ऑयल कैसे प्रोड्यूस करना है। बड़े बने फिरते हैं साइंसदान और केमिस्ट्री के बड़े एक्सपर्ट्स को आप लोग बना देते हैं ओहदेदारान। क्या उन्होंने हासिल किया, मुझे बताएं आप। अली, हमारे पास यकीनन बहुत बड़ी कोस्टल बेल्ट है और मलेशिया में कोई ऐसा ही नहीं कि मलेशिया और इंडोनेशिया में जो है वो पाम ऑयल पैदा ऐसे ही हो गया। वहाँ की एक हिस्ट्री है और वहाँ पे विजन था और उसके बाद वो कई हेकर्स में यहाँ पे एक फार्म बना दिया गया। अभी किसी ने फेसबुक पर डाला कि ये जी बड़ा चाइनीज़ आए हैं और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि यहाँ पे कोस्टल बेल्ट डेवलप हो सकती है, एडिबल ऑयल की जो है काश्तकारी हो सकती है। मैं कहता हूँ ये कोई बरसों पहले जो पाकिस्तान का जो एडिबल ऑयल का डिपार्टमेंट था, ऑयल सीड डेवलपमेंट बोर्ड जिसको कहते हैं, उसके साथ हमने बड़ा काम किया। हमने कहा चाहा कि यहाँ पे कोस्टल बेल्ट डेवलप हो जाए और हमारे यहाँ जो खुर्दनी तेल की जो इंपोर्ट पे जो मतलब पेट्रोलियम के बाद सेकंड बिल हमारा जाता है, अरबों डॉलर के अंदर बिल आता है, अरबों डॉलर वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो। मगर कुछ सीड यहाँ पे पैदा होते हैं और सारे का सारा सीड यानी सूरजमुखी की आपने कुछ पैदावार देखी होगी ठट्टा और यहाँ के कुछ इलाकों में। अब कह रहे हैं उसकी पैदावार से तेल बनाएंगे। उससे होता है मगर वो लिमिटेड है, उससे इतनी पैदावार नहीं हो सकती क्योंकि जब तक के यहाँ पे पाम ऑयल की काश्त ना हो, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जब पाम ऑयल की काश्त होती
तो यकीनन यहाँ पे मैं आपको बताऊं मलेशिया में कितनी बारिश होती है। अली आप भी गए वहां पे, देखा आपने कई कॉन्फ्रेंसेस में कि कितना वहां पे जो है वो हेकर्स में वो की, मगर जब यहाँ पे बात की साउथ गई से लेकर नॉर्थ तक पूरे मुल्क में उन्होंने पाम ट्रीज लगा दी और उसके बाद पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की। तो यहाँ पे जब हम खुद कफील होते हैं, यहाँ पे कोस्टल बेल्ट हमारी आ रही होती है। सर तो इसके बारे में क्यों बात नहीं होती, आप मुझे बताएं। जो सेकंड बिगेस्ट आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट बिल का कंपोनेंट है, उसके बारे में हमारे यहाँ पाकिस्तान में बात ही नहीं होती, वाई? ये देखिए, और उसकी कीमतें भी कोई कंट्रोल नहीं, जो और उसका क्वालिटी का भी आपको पता है, अभी क्वालिटी पर बड़ा मसला हुआ था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जब शायद मलेशिया का दौरा किया था तो उनकी ख्वाहिश थी और उन्होंने ऑयल सीड डेवलपमेंट बोर्ड कायम किया और उसके तहत यहाँ पे बिंदर पे एक कोई 100 या 150 एकड़ पे वो फार्म बनाया गया, उस पर फ्रूट भी आ गए। उसके बाद बताया गया कि साहब ये फ्रूट जो है इसके लिए हम ठट्टा में जो है एक वो क्रशिंग प्लांट लगा रहे हैं। मगर देखिए जब हमारे डिपार्टमेंट के लोग उससे सिंसियर ना हो, वहाँ पे तो मलेशिया में तो कितनी रिसर्च हो रही है, कितने डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, पूरा मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड वहाँ पर मौजूद है। तो अच्छा ये मैं समझता हूँ कि इस हमारे यहाँ के सिंसियर नहीं है लोग, जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट नहीं हो सकी। नहीं अच्छा, तो आज नाउ आई मूव ऑन नेक्स्ट इशू। मैं आपके सामने ये चीज़ रखता हूँ कि मुझे ये बता दें कि कीमत का तयन करने के लिए एक स्टैंडर्ड मुकर्रर करें। आप लोकल डिमांड एंड सप्लाई पे चलना चाहते हैं या आप इंटरनेशनल प्राइस पे चलना चाहते हैं? एक बात होनी चाहिए यहाँ पे, यानी दोनों मेयार नहीं हो सकता। जब सूट करे तो डिमांड एंड सप्लाई, जब सूट करे तो इंटरनेशनल प्राइस। ये डिपेंड, देखिए मैं एक इसका है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब इनके गोदामों से डंडा मार के सारी चीज़ें बाहर मार्केट में ले आएंगे तो सप्लाई इतनी हो जाएगी कि डिमांड ही उसकी जो है यानी कोई नहीं रहेगी। ये पहली बात मैं बता दूं, कोई एक्शन नहीं लेने वाला इदारा है, कोई ऐसा इदारा यहाँ पे मौजूद नहीं है जो इनके खिलाफ एक्शन ले सके, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो इंपोर्ट का है वो इंपोर्ट पे भी आज तक ये नहीं देखा गया कि मैंने कई दफ़ा मीटिंग्स में कमिश्नर साहब की कहा कि आप जो है यहाँ से प्राल से वो जो है वो मंगा के देखें कि क्या दालों के रेट आ रहे हैं, फिर अपनी उनकी लागत तय की जाए और उसके बाद देखा जाए। तो मैं समझता हूँ आज तक वो काम नहीं हुआ। सिर्फ उन्हीं ताजरों से पूछ लिया जाता है कि ये 5 रुपये आपके बड़े में, चले जी 2 रुपये हम कम कर देंगे। मगर इस साल कुछ ऐसा है कि या तो दालों की कीमतें भी कम नज़र आ रही हैं, जो प्राइस लिस्ट अभी मेरे पास आई है, और कुछ जो है, मगर वो मुर्गी की कीमत आप देख लें, मुर्गी की ब्रायलर मुर्गी की के लिए कई दफ़ा ये वो अहकामात सुप्रीम कोर्ट क्या है, मगर तो देसी मुर्गी से भी अच्छी मुर्गी है भाई ब्रायलर मुर्गी तो। जी वो कहते हैं कि साहब ये तो देखिए गोश्त की पैदावार अगर ब्रायलर मुर्गी ना होती तो यकीनन हमारे लिए जो आज गोश्त 1000 रुपये किलो का बकरे का हो गया है, वो जो है वो कहीं और 4000 किलो पे मिलता। मगर चले कुछ लोग जो है मुर्गी खा लेते हैं, मगर वो मुर्गी जो कि एक आम, आप कभी गए अली वहाँ पे दुकानों पे रिटेलर्स की, आपने देखा होगा कि वो नीले ड्रम्स जिसमें मुर्गी काट के और फिर वो केमिकल के ड्रम्स हैं, और उस केमिकल के ड्रम्स में जब वो मुर्गी काट के वो ज़िबा करके वो डालते हैं तो यकीनन वो जो जिस तरह प्रेशर का गोश्त उसके साथ पानी अगर लग के चला जाए तो यकीनन उसके जरासीम भी जाते हैं। मगर आज तक उसके बावजूद के वजन तो बढ़ जाता होगा ना। देखें नहीं, वो वजन बढ़े ना बढ़े, मगर अब यानी जैसे प्रेशर का गोश्त मिलता था, अब टबों में मुर्गी को ज़िबा करके वो डाल दिया जाता है, उसका भी वजन बढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने जो दूसरा इशू शुरू किया ना मयार का, इसके ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि मसला ये बड़ा ही संजीदा और संगीन किस्म का मसला है। ये लोग कह देते हैं 1 किलो पकोड़े इस रेट के होंगे और 1 किलो आला मयार के पकोड़े इस रेट के होंगे, और तेल कौन सा होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब हम बात करेंगे जनाब मयार के मुतालिक भी, और ये भी बात करेंगे कि तौल में जो गड़बड़ हो रही है वो किस तरह से हो रही है। जनाब कौकब इकबाल साहब, बातें बहुत सारी हमने कीमतों के मुतालिक की, जहाँ कीमत सस्ती कर दी दुकानदार ने, वहाँ पे मयार गिरा दिया, वहाँ पे तौल में गड़बड़ कर दी। आप अगर मेरे साथ मार्केट चलें
तो आपके ख्याल से आप ये दावा कर सकते हैं कि जो लोग पैकिंग करके 1 किलो 2 किलो 3 किलो 10 किलो की पैकिंग में चीज़ें दे रहे हैं वो एग्जैक्टली वही होंगी जो वेट के हिसाब से हैं? और दूसरी चीज़, क्या उनमें वही चीज़ होगी जो कि ऊपर लेबल पे लिखी हुई? अली, बहुत सितम ज़रीफ़ी है, सारिफ को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। एक तरफ कीमत बढ़ा के, दूसरी तरफ वज़न में कमी करके उसका स्टैंडर्ड नहीं दे के, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड की आप बात कर रहे हैं कि अब ये रमज़ान शरीफ आ रहा है जहाँ पे आप लाइन लगा के पकोड़े की और समोसे की जो है कौम खड़ी होगी, और वहाँ पे जो तेल है वो मैं समझता हूँ रमज़ान शरीफ से पहले 6 महीने से इस्तेमाल किया जा रहा होगा, काला रंग का तेल। और कौम कहती है कि साहब हमें समोसा चाहिए, पकोड़े चाहिए। कौम को भी सोचना चाहिए, वह आइडेंटिफाई करे, 50 आदमी अगर लाइन में खड़े शोर मचा दें। और सिंध फूड अथॉरिटी भी है, पंजाब फूड अथॉरिटी भी है, आप कंप्लेन करें। सारिफ का जैसे आपने कहा, आगाही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि इससे होता क्या है। ये मैं समझता हूँ कि मीडिया ने, आप लोगों ने तमाम एक इस तरह का जो है अवेयरनेस दी है कि मीडिया की अवेयरनेस से अब लोगों को मालूम हो रहा है कि वो खाने के नाम पे क्या खा रहे हैं। ये जो साथ आपके ख्याल से जो चटनियाँ वगैरह मिल रही हैं और साथ जो कंडिमेंट्स देते हैं ये लोग, जब लोग जाके इनसे ख़रीदते हैं रमज़ान के अंदर, और उसके अलावा भी, तो आपके ख्याल से क्या वो बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं? ये तो वही बाल्टियों का पानी और इधर उधर से जो नीचे पड़ा हुआ पानी होता है उसी से बना लेते होंगे। मैं आई एम डाउटफुल। ये यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। ख़ास तौर पे आपने देखा कि जो ठेलों पे जो बर्गर बिक रहे हैं, जो अभी यहाँ पे चटनी बेची जाएगी, कुछ ब्रांड्स हैं जो कि बेहतर स्टैंडर्ड के मुताबिक, क्योंकि अगर कोई जो वो केचप भी बना रहे हैं, चटनियाँ भी बना रहे हैं चंद, मगर जनरली आपको बताऊं कि 80% मार्केट जो है वो उनके जो केन्स में आपने देखा होगा कि केन्स में वो जो है उनके पास रखे हुए केचप रखे हुए हैं, और उसमें टमाटर नामी चीज ही नहीं होती। टमाटर तो नाम की, पहले कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां भी टमाटर के नाम पे सारिफ को बेवकूफ़ बना रही थी। वो पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक्शन लिया, 100% स्टार्ट था। उसके बाद फिर उनके जो प्रोडक्ट थी उनको बैंड किया पंजाब फूड अथॉरिटी ने। अब यह है कि वो उनके स्टैंडर्ड्स बन गए हैं, उसके मुताबिक वो बना रहे हैं। मगर अब जो है वो ये देखिए कि जो खुला, जैसे खुले तेल के लिए मैंने अपना पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी से कहा था, उसने कहा कि सर हाँ जी मैं कर दूंगा, और हमने कर दिया है, अब खुले तेल पे पाबंदी लगा रहे हैं। वो डीजी साहब भी चले गए, और ये जो नए डीजी आए अभी एक चंद दिन पहले, उन्होंने चंद हफ्ते पहले उन्होंने चार्ज संभाला है। 3 दफा मैंने 4 दफा 5 दफा उनको फोन किया है, अभी तक वो इतने बिजी हैं कि उनकी सेक्रेटरी कहती है कि वो ये कंज्यूमर बॉडी से आप बात नहीं करना चाहते। आप कौन से यहाँ पे, एक तो ये कि वो जो डीजी तानियात किया गया है वो है टेक्निकल पोस्ट, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कह रहा हूं, वो है टेक्निकल पोस्ट। उस टेक्निकल पोस्ट पे आप ब्यूरोक्रेसी के लोगों को लाके बिठा देते हैं, आप ऐसे इस डिपार्टमेंट को तबाह बर्बाद कर देते हैं। आपके स्टैंडर्ड वहां पे उनके पास पीएसक्यूसी के मौजूद नहीं है, आपके स्टैंडर्ड बनते हैं तो उनके पास डिपार्टमेंट नहीं है। हम अगली दफा कोशिश करेंगे कि उनको भी शो पर ले लें, उनकी भी राय ले लें। मुमकिन है एक तरफा मसरूफियत तो आगाज के अंदर इस वजह से आपसे बात नहीं हो सकती। अरे नॉन टेक्निकल आदमी है वो, क्या मसरूफियत। अच्छा चलें, इस पर करेंगे बात आपसे, लेकिन पहले तो आप मुझे ये तेल के मुतालिक जो बता रहे थे ये तो मुकम्मल कर लें। खुला तेल जो है वो आवाम को मिल रहा है, ये खुला तेल जो है बंद करने की जिम्मेदारी, कुछ लोगों ने तो कहा ये मिलों ने ही छोड़ा है जनाब। अब मैं आपको बताऊं कि कई बिलों में जिस तरह वो दिया जाता है, फिर ये खुला तेल जो है ये मुख्तलिफ, आपने देखा होगा कि कहां से वो जानवरों को वो इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो जो है वो पंप करके और ऊपर वो डाल दिया जाता है। आप ये देखिए कि इन खुले तेल से ये पकोड़े और समोसे और दूसरी तमाम चीजें बनाई जाएंगी। वेरी सैड। तो इतनी लोगों की जो सेहत खुसूसी तौर पे रमजान शरीफ में तबाह बर्बाद होती है। अच्छा, आप हैरान होंगे कि मैंने देखा इसमें सारिफ का भी कसूर है। मैंने देखा लोग वेट्स एंड मेजरमेंट्स की बिल्कुल परवाह नहीं करते। दुकानदार पे इतना उन्होंने ट्रस्ट रखा हुआ है। खवातीन लड़ती रहती हैं कि 10 रुपए छोड़ दो, 20 रुपए छोड़ दो, लेकिन कभी वो ये नहीं कहते कि ये अपने वेट्स एंड मेजर्स चेक करवाओ। ये इनके जो यही कहते हैं ना, इसको चेक कराएं, इसको ये वेट्स एंड मेजर्स को, इसका भी बाकायदा मैंने सुना है कि इदारा है वेट्स एंड मेजर्स। अली, यहाँ पे जो है वो वेट्स एंड मैनेजमेंट का वाकई एक इदारा है जिसका काम है कि पेट्रोल के भी वेट्स को चेक करें। एक जो अब इस 21वीं सदी जो तौल में गड़बड़ करती थी ना, उनके साथ क्या हुआ वो आपको पता है, जो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती हैं।
यहाँ पे अभी तक किसी सदी में क्या अब आधी से ज़्यादा उसमें उबूर कर चुके हैं, पत्थर के बाट चल रहे हैं। फिर उसके बाद में कई दूध वालों को चेक किया तो वो किलो के बजाय वो सेर में दे रहे थे। मैंने उनकी शिकायत की, उनको पकड़वाया, उनको जो है जेल करवाई। आप ये देखिए कि अभी भी जो है वो हमारे सार्फिन को वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वैसे आजकल पानी में दूध डालने की मिकदार क्या है दूध वालों की? क्योंकि आप ये तो कह नहीं सकते कि दूध में पानी डालते पानी हैं, में तो पानी अक्सरियत उसमें रखता है जो आमेजिश करते हैं, तो उसमें वो बर्फ डाल देते हैं ठंडा करने के लिए, ताकि बर्फ ठंडा भी हो जाए और पानी के लिए कसम खा सके कि जनाब देखिए मैंने पानी नहीं डाला था, हम कसम खाते हैं। और वो जो है बर्फ डाल देते हैं ताकि वो कसम खाने के लिए आप कहेंगे, आपके सामने कुरान उठा लेंगे, हमने पानी डाले नहीं, तो आप कहेंगे यार ये कितना अच्छा और ईमानदार जो है दूध वाला है कि पानी नहीं डाला। तो इसमें फैट तो सारा निकाल लेते हैं वो लोग। भाई फैट क्या है यहाँ पे? आप ये मैं बताऊं कि जो इस वक्त मार्केट में भी उन्हीं की एसोसिएशन ने अखबारात में बयान दिए थे कि जनाब ये जो फैट है और ये जनाब जिस तरह का वो है, बल्कि सिंध फूड अथॉरिटी को आप मुझे एक चीज बता दो, एक चीज बता दे, रमजान के अंदर जितना इस दफा आपको पता गर्मियों का मौसम है, जितना दही इस दफा इस्तेमाल होगा इतना दही कभी इस्तेमाल नहीं होगा जो पूरे साल के अंदर। आप मुझे ये बताएं ये किस मुल्क के अंदर इस तरह से दही फरोख्त होती है? डस्ट आ रही है जनाब, स्मोक आ रही है, और मैंने सुना है कि ये जब दही जमा लेते हैं फिर उसके बाद इसके ऊपर कोई केमिकल भी डालते हैं, फिर उससे वो मोटी हो जाती है क्रीम, लोग खुश होते हैं मिलाई डबल मिलाई डाल के। तो सर मुझे ये बताएं ये मुल्क की कंजम्पशन बहुत योगर्ट की, तो क्या हो रहा है ये कि हाउ दिस इज बीइंग सोल्ड, मुझे एक्सप्लेन करें। ये जो है वो आपको पाउडर का जो अभी इंपोर्ट है ना पाउडर के दूध की, वो क्योंकि जो दूध है, दूध के पैदावार है, भैंस ने कोई रमज़ान शरीफ देख के 1 किलो की जगह 5 किलो नहीं दे देना वाली। वहाँ पे जो है जाहिर है कि पाउडर का दूध है, दूसरे और तमाम उनके लवाजमात जो कि अभी मैं बता नहीं चाहता, रमज़ान शरीफ का महीना है, लोग इस तरह शायद नहीं बता दें, बेचने वाला तो नहीं बता रहा, आप ही बता दें क्या दे रहे हैं ये लोग हमें। ऐसी चीजें नेकी का काम है ये, यानी उसके अंदर सर्फ से लेकर हर केमिकल से लेकर बाल सफा पाउडर से लेकर और क्या क्या बोलो, ये बच्चों को, ये कौम को खिला रहे हैं आप, ये कौम को खिलाएंगे। और उनकी एक एसोसिएशन ने बाकायदा लेटर दिया, अखबारात में मीडिया में भी दिया कि यह जनाब यह हमारे लोग ही हमारे ये जहर खिला रहे हैं। तो उसको जो एथेंटिकेट बनाने के लिए, उसको चेक करने के लिए यहाँ की जो वो है फूड अथॉरिटी है उसको चेक करते हैं। और ये फूड अथॉरिटी जब बन गई 3 महीने पहले, मैंने सुना यूरिया भी डालते हैं, कुकिंग ऑयल भी डालते हैं। ये यूरिया बनाने वाली कंपनियां जो थी ना, उन्होंने भी दूध का कारोबार शुरू कर दिया था, तो कर दिया है। और उन्होंने जब यूरिया डालना शुरू किया तो उन्होंने कहा भाई यूरिया की कीमत क्यों बढ़ रही है? तो यूरिया की कीमत इसलिए बढ़ी कि वो दूध में भी डाल, बात करें आप, क्या बात कर रहे हैं, दूध में यूरिया डाल रहे हैं? अरे जनाब ये मैं आपको बता रहा हूं कि यूरिया बनाने वाली कंपनी जो यूरिया फरोख्त करती थी उसने भी दूध का कारोबार शुरू किया। तो यूरिया डाल के उसने देखा, उसने कहा भाई ये तो ये एक और नई चीज आ गई सामने, गाढ़ा भी हो जाता है यूरिया से, और इसमें जो है ये इसका दूसरी चीजें भी होती हैं। जब इनके हकीकत भी है इसमें, जी ये दावा है या इसमें हकीकत भी? अरे हकीकत तो सामने आ चुकी है ना। यहाँ पे तो जब सुप्रीम कोर्ट ने जब चेक कराया सारी मिल्क की, तो आपको पता है कि सब चीजें सामने आई और उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया। उसके बाद जो है वो कहा गया कि भाई ये 4 लिबर्टियां जब पास करेंगी तब जाके आपको जो है वो बेचना पड़ेगा। तो ये जो है ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो एक्शन लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, वो एक बड़ा कारनामा है पाकिस्तान के लिए और सार्फिन के लिए कि उन्होंने तमाम डब्बा पैक मिल्क की जो शिकायतें आ रही थी, और फिर एक आध कोई जो ब्रांड था वो सही था और उसको देखी। वैसे एक अच्छी बात है कि वो इन चीजों का नोटिस ले रहे हैं, ये जितना कुछ हो रहा है ये अली देखिए में उसका वो नोटिस ले रहे हैं, जहां आवाम का इस्तेहसास हो रहा है वो नोटिस ले रहे हैं। आप अप्रिशिएट करें इस बात। मैं समझता हूं हम तो खराज तहसीन पेश करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, पूरे मुल्क के सार्फिन की जानिब से, आपके चैनल के तवज्जुह से, कि उन्होंने मुफाद आमा के पे जो है वो एक्शन लिया। उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी, चाहे वो बिजली का मसला हो, पानी के ऊपर उन्होंने कमीशन बना दिया। और फिर देखें कि जो कमीशन ने रिपोर्टें दी वो कितना फुजला मिला हुआ पानी लोगों को पिलाया जा रहा था। अब ये तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर। जनाबे वाला ये भी बता दें कि रमजान के अंदर टैंकरों का जो है, टैंकरों की चांदी हो गई है, पानी कराची के अंदर मुयस्सर नहीं है। बाकी शहरों के अंदर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, कराची में सारे परेशान हैं, रमजान आ रहा है, हर आदमी की
जो है वो मतलब ये कि तलब बढ़ गई है चीज़ों की, और जनाब इनके भी मुंह खुल गए, ये भी कह रहे हैं हम पानी में भी लोगों को लूटेंगे। ऐसा मैंने सुना है और देखा है और समझा है। अली, समंदर के पास रहते के बाद हमें पानी मैसर ना हो तो बड़े अफसोस की बात है। आज ये खबर आई है कि किंजर झील जो है सूख गई है, और आइंदा जो आने वाले दिन है, खुसूसी तौर पर रमज़ान शरीफ में, शायद पानी की बहुत बड़ी यहाँ पे जो है अभी से शुरू हो गई, कहाँ मिल रहा है अभी पानी नहीं मिल रहा। मैंने कल उसको चीफ इंजीनियर को फ़ोन किया, मेरे इलाके में पानी नहीं आ रहा था, कि भाई ये जो है पानी नहीं आ रहा है मेरे इलाके में, और बिल्कुल यानी पूरी रात जो है लोग मोटर चला के उसको देखते हैं, मगर उसके बाद सुबह तक जो है उनके टैंकों में पानी नहीं होता। डिफेंस में जो है वो डिसैलिनेशन प्लांट लगाया जा रहा था दुबई में, जो है किस तरह, क्योंकि उनका समंदर साफ है, यहाँ पे समंदर इसको जो है हमने समुंदर भी बर्बाद साथ कर है, दिया। दरिया भी साथ है, पानी नहीं मिल रहा। वहां पे इतने काम किया गया कि आप पूरा देखें कि यूएई जो है वो भाई ये मुझे ये भी आप एक्सप्लेन करें कि ये मिनरल वाटर आप लोग पानी का अंदर से सैंपल टेस्ट कर लेते हैं, इसकी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन भी तो चेक करें कि ये सनलाइट के अंदर कितनी देर रहता है और उसकी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन क्या है। खैर मेरे पास वक्त आज बहुत मुख्तसर है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा इस मौजू को आगे आने वाले कवर करूं। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ लाए। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।